हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान में चैप्टर 5 है आपके दैनिक जीवन में रसायन। तो इस चैप्टर के जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन प्रश्नों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और टोटल 10 क्वेश्चन में आपको हल सहित बताने वाला हूं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और ये चैप्टर आपके टोटल 4 नंबर का है, यानी बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इस अध्याय से आपके बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न आएगा जो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र और इसके 2 उपयोग लिखिए। यानी क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक सूत्र लिखना है और उसके कोई 2 उपयोग लिखिए। ओके, तो सबसे पहले आपको रासायनिक सूत्र बताना है, उसके बाद में उसके 2 उपयोग बताने हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 उसके बाद में ½ H2O। ओके, ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद में इसके यूज यानी इसके उपयोग है वो कहाँ पर किए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है खिलौने बनाने में किया जाता है और सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपके CaSO4 ½ H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है खिलौने बनाने में और सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। उसके बाद में दूसरा उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है वो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, यानी चिकित्सा क्षेत्र में प्लास्टर ऑफ पेरिस का योगदान है। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करना है, साथ में आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं या आप इसको लिख भी सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है और इसके 2 उपयोग हैं। उसके बाद में आपके सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। इसमें आपको एक परिभाषा पूछी गई है कि क्रिस्टलन का जो जल है उसकी आपको परिभाषा बतानी है और उसके कोई 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं और इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो आप देख सकते हैं कि क्रिस्टलन जल है उसकी क्या डेफिनेशन होगी, तो आपको हेडिंग डालना है क्रिस्टलन जल। ओके, और इसकी परिभाषा लिखनी है कि लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। यानी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके Na2CO3 10H2O। ओके, Na2CO3 10H2O, इसको आप बोल सकते हैं धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट या दावन सोडा, इसको आप क्या बोल सकते हैं, दावन सोडा भी आप इसको बोल सकते हैं, दावन सोडा। इसका हिंदी में नाम है दावन सोडा और इसका रासायनिक सूत्र है, ये भी आपको याद करना है, Na2CO3 10H2O। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल है CuSO4 5H2O। तो ये आपके नीला थोथा, इसको आप क्या बोल सकते हैं, नीला थोथा या कॉपर सल्फेट, नीला थोथा या कॉपर सल्फेट। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे से याद करना है कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं और उसके कोई 2 एग्जाम्पल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। यानी एक में आपको क्या पूछा है कि प्रबल अम्ल की परिभाषा पूछी है और एक में आपको पूछा है दुर्बल अम्ल की परिभाषा, और इन दोनों के एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रबल अम्ल की बात करेंगे, यानी वे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में यानी ज्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। वे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में या अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल है
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फार्मूला HCl होता है, और सेकंड है आपके सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H2SO4। उसके बाद में नाइट्रिक अम्ल है HNO3। और इसकी ट्रिक है, वो ट्रिक भी आप अच्छे से देख लो, याद करने की है कि इसकी ट्रिक क्या आपके है से ना हंसना। ओके, इसमें है का मतलब क्या है आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और से का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल, और ना का मतलब है नाइट्रिक अम्ल। ओके, उसके बाद में दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल की परिभाषा इसके विपरीत है। प्रबल अम्ल में क्या हुआ था, इसमें कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं और इसमें कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN, और दूसरा आपके CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है आपके प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, और इसके उदाहरण आपको लिखने हैं। तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की परिभाषा लिखनी है और विद इनके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रबल क्षार की, यानी प्रबल क्षार किसे बोलते हैं। तो एक बात आपको अच्छे से याद करनी है कि जो अम्ल है एसिड है, उसमें कौन सा आयन होता है, आपके हाइड्रोजन आयन होता है, और जो क्षार होता है उसमें कौन सा आयन होता है, हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH-। ओके, ये आपको अच्छे से याद करना है। अगर हम बात करें प्रबल क्षार की, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे क्षार जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो इसके एग्जाम्पल है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, और दूसरा आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला क्या है आपके KOH। उसके बाद में है दुर्बल क्षार, यानी दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, तो वे क्षार जो जलीय विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। यानी जो प्रबल क्षार हैं वो अधिक संख्या में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, और जो दुर्बल है वो कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या है आपके NH4OH, ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इनके जो रासायनिक सूत्र है वो भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीएच स्केल किसे कहते हैं, यानी पीएच स्केल की आपको परिभाषा पूछी है, और किसी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान कितना होता है। इसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक तो पीएच स्केल की परिभाषा पूछी है और एक उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच स्केल की परिभाषा। तो पीएच स्केल की परिभाषा क्या होती है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहा जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद हो रही है तो आप इस डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 डेफिनेशन लिखी है, एक इजी है और एक हार्ड है। ओके, जो आपको अच्छा लगे वो डेफिनेशन आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो ये सेकंड डेफिनेशन है, ये भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान क्या होता है, तो उदासीन विलयन की प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होता है, आपके 7 होता है। यह आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया की आपको परिभाषा लिखनी है और इसकी कोई 2 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इसके 2 एग्जाम्पल हैं, वो भी आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है, वो आपको हेडिंग डालनी है। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है।
अब इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जिसमें फर्स्ट है आपके, ये आपके सल्फ्यूरिक एसिड है, जो एक प्रकार का क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल। और जो NaOH, ये आपके कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो एक प्रकार से क्या है, क्षार। यानी अम्ल और क्षार, इन दोनों की हमने रिएक्शन की तो क्या बना, ये आपके पास बना है लवण बना है, यानी साल्ट बना है, और ये क्या बना है, जल बना है। ओके, यानी किसी भी अम्ल और क्षार के मध्य अगर हम जो अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। सेकंड जो रिएक्शन है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ है, और क्षार कौन है यहाँ पर, कास्टिक सोडा है। अब इनकी अभिक्रिया करी तो लवण क्या बना आपके पास, सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, और जल बना है। ओके, तो यह आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, साबुन और अपमार्जक में आपको अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है कि साबुन है और सेकंड आपके अपमार्जक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है कि क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो सबसे पहले एक साइड में आपको लिखना है साबुन और एक साइड में आपको लिखना है अपमार्जक। तो साबुन का जो फर्स्ट गुण है, क्या विशेषता है इसकी, कि ये कठोर जल में क्रिया नहीं करता है। साबुन है वो कठोर जल में क्रिया नहीं करता है। और अगर अपमार्जक की हम बात करें तो ये कठोर और मृदु दोनों जल में कार्य करते हैं। अपमार्जक है वो कठोर जल में भी कार्य करता है और मृदु जल में भी कार्य करता है। उसके बाद में सेकंड है साबुन, ये जैव निम्नीकृत होते हैं और कम प्रदूषण फैलाते हैं। और अपमार्जक की अगर हम बात करें तो अपमार्जक है ये जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं और अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये आपको तैयार करना है इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, यानी एसिड रेन। एसिड रेन की आपको परिभाषा बतानी है और इसके कोई 2 कुप्रभाव आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड रेन की, यानी अम्लीय वर्षा की। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं और इसके कुप्रभाव। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको लिखनी है कि जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कहते हैं। अब इसके क्या कुप्रभाव हैं, तो इसमें पहला कुप्रभाव क्या है कि अम्लीय वर्षा से नदी का pH कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा से नदी का जो pH है वो कम हो जाता है, जिससे जो जलीय जीवधारी हैं, मछली हैं, उनकी उत्तरजीविता है वो कठिन हो जाती है। उसके बाद में सेकंड कुप्रभाव क्या है कि अम्लीय वर्षा के संपर्क में आने से कौन सा रोग हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है। यानी अम्लीय वर्षा के संपर्क में आने से कौन सा रोग हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 आपको पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और इसके 2 उपयोग लिखिए। कि एक तो विरंजक चूर्ण का आपको रासायनिक सूत्र बताना है और इसके 2 उपयोग लिखने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ओके, और इसके उपयोग क्या है, इसमें पहला उपयोग है आपके पेयजल को शुद्ध करने में, और सेकंड है आपके वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग में। पहला आपके पेयजल को शुद्ध करने में है और सेकंड है वस्त्र उद्योग में और कागज उद्योग में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आपको 2 ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है, एक ए ऑप्शन में है और सेकंड है बी ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन में आपको प्रश्न मिला है कि उदर में अम्लता बढ़ने पर राहत पाने के लिए किस दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। कि उदर में अम्लता बढ़ने पर राहत पाने के लिए किस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा दुर्बल क्षारक है, जिसका नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, Mg(OH का होल ट्वाइस। ओके, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है।
तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए जो बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaO का होल ट्वाइस, इस यौगिक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।